यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज की लेस्बियन स्टोरी एक लड़की की है जो कि लेस्बियन है। इसके माँ बाप अपनी बेटी को ये सलाह देते हैं कि प्यार मोहब्बत से दूर रहे, लेकिन क्या करे, जवानी के दिनों में तो दिल किसी से लग ही जाता है। और इस लड़की के साथ भी ऐसे ही होता है। इसे एक दूसरी लड़की से प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद इसको याद आता है कि मेरी फैमिली तो इस प्यार को कभी भी एक्सेप्ट करेगी ही नहीं। तो इस लड़की को समझ नहीं आता कि अब ये क्या करे। तो ये कुछ नहीं करती, अपने प्यार को छोड़ देती है। और ये जब अपने प्यार को छोड़ती है तो इस लड़की को रियलाइज होता है कि सच्चा प्यार करने वाला आजकल सिर्फ किस्मत वाले को ही मिलता है। तो अब ये लड़की क्या करेगी? क्या ये अपने प्यार को हमेशा के लिए छोड़ देगी, या अपने प्यार को पाने के लिए अपनी फैमिली से लड़ाई करेगी, या उसके साथ भाग जाएगी? क्या होगा ये हम कहानी में आगे देखेंगे। और कहानी आगे बढ़ाने से पहले अगर चैनल पे पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है नियति। नियति अभी 20 साल की है और ये कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। नियति के परिवार में इसके मम्मी पापा और इसके 2 बड़े भाई हैं और दोनों भाइयों की शादी हो चुकी है। मतलब कि नियति की 2 भाभी भी है। और देखा जाए तो कुल मिला के नियति की एक बहुत बड़ी फैमिली है। नियति की बड़ी फैमिली तो है ही, साथ में इसकी फैमिली रूढ़िवादी भी है, मतलब कि पुराने ख्यालों की है। नियति के घर में बस इसके पापा की चलती है और इसके पापा बहुत बुजुर्ग है। इसके पापा जो बोल देते हैं वो बात पत्थर की लकीर होती है और इसी बात को सबको मानना पड़ता है। नियति के परिवार का एक फैमिली बिजनेस है और वो बिजनेस है मिठाइयाँ बेचना। ये जिस शहर में रहते हैं उस शहर में इनकी मिठाइयाँ सबसे ज्यादा मशहूर है। इनकी एक बहुत बड़ी दुकान है और ये ऑनलाइन भी मिठाइयाँ बेचते हैं। और नियति का परिवार इसी बिजनेस को चलाते हैं। सभी मेंबर इस बिजनेस में लगे हुए हैं। नियति के पापा चाहते हैं कि नियति भी दुकान पे बैठे, वो भी चीजें सीखे, हिसाब किताब कैसे करते हैं। लेकिन नियति को दुकान पे बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, जब दूसरे शहर जाके सामग्री लानी होती थी तो ये बात नियति को बहुत अच्छी लगती थी। और जब भी इसके भैया दूसरे शहर जाते थे मिठाइयों की सामग्री लेने के लिए तो नियति भी जाती थी। एक बार नियति की भाभी ने नियति से पूछ लिया था कि तुम तो मिठाइयों की दुकान पे बैठती नहीं हो, आखिर तुम्हें करना क्या है? क्या तुम्हें कोई नौकरी करनी है? तो नियति कहती नहीं भाभी, मुझे कोई नौकरी नहीं करनी, मुझे भी खुद का बिजनेस करना है, लेकिन मिठाइयों का बिजनेस तो नहीं करना। ऐसा नहीं है कि नियति कभी भी दुकान पे नहीं जाती थी, वो जाती थी और दुकान पे जितनी दूसरी लड़कियां काम करती थी उनको देखती थी। और जब भी नियति उन लड़कियों को देखती थी नियति को अच्छा लगता था। दुकान में लड़के भी काम करते थे लेकिन नियति को वो लड़के अच्छे नहीं लगते थे। वहाँ पे जो लड़कियां काम करती थी बस वही अच्छी लगती थी। नियति जब छोटी थी 10-12 साल की तो इसे लड़कों की तरह रहना बहुत पसंद था। ये अपने छोटे छोटे बाल रखना चाहती थी लेकिन इसके मम्मी पापा इसके बाल कटवाते नहीं थे, इसलिए नियति एक कैप पहनती थी। कैप पहनने के बाद ये अपने बड़े भाई के कपड़े पहनती थी और इसके बड़े भाई के कपड़े से ढीले ढाले होते थे लेकिन ये फिर भी पहनती थी। और जब इसकी मम्मी कहती थी कि आजा सूट पहन ले तो नियति की शामत आ जाती थी और नियति रोना धोना शुरू कर देती थी और कहती थी कि चाहे कुछ भी हो मैं नहीं पहनूंगी ये लड़कियों वाले कपड़े। तब तो इसके मम्मी पापा नियति की मान लेते थे लेकिन अब नियति बड़ी हो चुकी है और ये सिर्फ लड़कियों वाले ही कपड़े पहनती है। नियति को अपने लड़कियों वाले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इस कपड़े में ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करती, लेकिन क्या करे, जो माँ बाप कहते हैं वो तो मानना ही पड़ता है। नियति ने बहुत बार ये कोशिश की अपने माँ बाप को बताने की कि मुझे ये लड़कियों वाले कपड़े पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये मुझे कल से नहीं, मुझे बचपन से ही नहीं पसंद है, आप लोग समझते क्यों नहीं है? लेकिन उसके माँ बाप रूढ़िवादी है, उनको ये सब बातें समझ नहीं आती। उन्हें ऐसा लगता है कि नियति भी बच्ची है, इसके अंदर बचपना है। खैर अब नियति बड़ी हो चुकी है और नियति ने अभी ही कॉलेज में अपना दाखिला करवाया। ये कुछ दिन कॉलेज जाती है, इसे कॉलेज में कुछ भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि नियति का भी कोई दोस्त जो नहीं बना था। लेकिन 4-5 दिनों में ही जब नियति कॉलेज के कैंटीन में बैठती है तो उसके पास ऑटोमेटिक कुछ लड़कियां आके बैठ जाती है और वो नियति से बातें करने लग जाती है। नियति को लगा था कि यहाँ की लड़कियां बहुत फ्रेंडली है। नियति उनसे पूछ ही लेती है कि आप लोग मेरे से बातें क्यों कर रहे हो, क्या आप लोग मुझे जानते हो? तो वो लड़कियां कहती है कि देखो, हमें पता है कि तुम्हारा फर्स्ट ईयर है और यहाँ पे जो भी लड़कियां पहली बार आई हैं और जिनका कोई दोस्त नहीं है उनसे हम बात करते हैं ताकि उन लड़कियों को अकेला महसूस ना हो। और उन लड़कियों की बात सुन के नियति को बहुत अच्छा लगता है और वो सोचती है कि काश तुम जैसी लड़कियां सारी कॉलेज में होती। अब नियति की कुछ दोस्त बन चुकी थी। जब भी नियति कॉलेज जाती है तो उसके पास वही लड़कियां आ जाती है और उन्हीं लड़कियों में से 1-2 लड़कियां नियति की दोस्त बन चुकी थी, लेकिन सिर्फ दोस्त। अब नियति को कॉलेज जाना बहुत अच्छा लगता है। उसे तो घर पे मन ही नहीं लगता था क्योंकि घर पे वही पुराना धुराना मिठाइयों की खुशबू आती और कुछ भी नया नहीं। इसीलिए नियति को कॉलेज जाना अच्छा लगता था क्योंकि वो लोगों से बात करती, नई नई चीजें सीखती। एक दिन की बात है जब नियति कॉलेज जाती है और वो क्लासरूम में बैठी होती है और उसे नींद आ रही होती है। वो सोने की कोशिश करती है
तभी उसके क्लास में एक लड़की आती है और उस लड़की की आंखें नियति से मिल जाती है। दोनों का आई कांटेक्ट होता है, दोनों एक दूसरे को देर तक देखते हैं। फिर वो लड़की नियति के पास आके बैठ जाती है। बैठने के बाद वो नियति के प्रति आगे अपना हाथ बढ़ाती है और वो नीति को हेलो बोलती है। नीति उसका हाथ तुरंत पकड़ लेती है और उसे भी हेलो करती है। फिर नीति उस लड़की से पूछ लेती है, क्या तुम्हारा न्यू एडमिशन हुआ है? तो वो लड़की कहती है, हाँ मैंने कल ही अपना दाखिला करवाया, क्या तुमने भी? तो नियति कहती, नहीं मुझे तो 10-20 दिन हो चुके हैं। फिर नियति उससे उसका नाम पूछती है। वो लड़की कहती है, मैं हूँ आरवी। आरवी का नाम सुन के नियति कहती है, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। तो आरवी कहती है, थैंक यू, आपका क्या नाम है? तो नियति भी उसे अपना नाम बताती है और दोनों में एक दोस्ती हो जाती है। तभी क्लासरूम में टीचर आती है और टीचर कुछ पढ़ाने लगती है और वो कहती है कि कुछ इम्पोर्टेंट है, उसे कॉपी में लिख लो। तो आरवी कॉपी निकालती है लेकिन वो उसके पास पेन नहीं था। तो आरवी नियति से पेन मांगती है। तो नियति उसे कहती है, हाँ मेरे पास है ना पेन। तो नियति जल्दी से पेन निकाल के आरवी को देती है और दोनों की नजरें फिर से दोबारा एक दूसरे से मिलती है। नियति ये नोटिस करती है कि आरवी ने जो कपड़े पहने हैं वो कोई आम कपड़े नहीं है, वो एक बास्केटबॉल प्लेयर के कपड़े हैं। और आरवी की जो आंखें हैं वो बहुत बुरी बुरी है, उसकी जो आईब्रोज है वो भी बहुत घने और आरवी के बाल भी करली है। आरवी तो वो कॉपी में लिख रही थी जो उसे टीचर बोल रही थी, लेकिन नियति तो बस आरवी को देख रही थी। उसमें जो चीजें थी वो आरवी की हर एक छोटी सी छोटी चीजों को देख रही थी। आरवी के जिस्म से भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि उसने एक बहुत अच्छा डियो लगाया हो। नियति इतने गौर से आरवी को देख रही थी, इसीलिए देखते ही देखते नियति को आरवी के ऊपर क्रश आ जाता है और नियति को आरवी बहुत अच्छी लगने लगती है। जाने के बाद जब आरवी नियति को पेन लौटाती है तो नियति आरवी का हाथ देखती है, उस पे बहुत सारे कट लगे हुए थे। नियति ये देख के समझ जाती है कि आरवी ने पक्का ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में ही हाथ को काटा होगा। आरवी फिर सोचती, नहीं यार, जरूरी थोड़ी है इसने प्यार मोहब्बत के चक्कर में काटा होगा, कुछ और भी बात हो सकती। हर उदास शख्स का मसला इश्क नहीं होता, कुछ और ही बात होगी। नियति के अंदर बहुत चुल मची थी, उसका मन कर रहा था कि वो तुरंत आरवी से पूछ ले कि इसने ये हाथ पे कट क्यों किया, लेकिन वो नहीं पूछती है। वो उसके कपड़े के बारे में पूछती है और वो कहती है कि ये तो कपड़े बास्केटबॉल प्लेयर का है, क्या तुम बास्केटबॉल खेलती हो? तो आरवी उसे कहती है, अरे हाँ मैं तो चैंपियन हूँ बास्केटबॉल खेलने में और मुझे बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है, चलो ना मैं भी तुम्हें सिखाती हूँ। तो नियति उसे कहती है, अरे आज ही तुम कॉलेज में आई हो और आज ही तुम मुझे सिखाओगी? तो आरवी उसे कहती, अरे कॉलेज पहली बार आई हूँ, बास्केटबॉल पहली बार नहीं खेल रही हूँ। उसकी बात सुन के नियति हंस देती है और फिर वो आरवी के साथ बास्केटबॉल खेलने लगती है। नियति को तो थोड़ा सा भी नहीं आता था तो उसे आरवी सिखाती है। पहले नियति के हाथ में बॉल देती है, उसके बाद आरवी नियति के दोनों हाथ पकड़ लेती है उसके कंधे की तरफ से और उसे कहती है कि जैसा मैं बोलूँ वैसा ही करना। नियति को तो पहले से आरवी पे क्रश था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था ये सब। नियति कहती है, ठीक है जो तुम बोलोगी वही करूँगी। तो आरवी उसका हाथ पकड़ के बास्केट के अंदर वो बॉल डलवा देती है और वो बॉल बहुत अच्छे से चला जाता है। ये देख के नियति बहुत खुश होती है और वो चलने लगती है और आरवी को गले लगा लेती है और फिर दूर होती है और वो कहती है कि सॉरी, वो मैं ज़्यादा खुश हो गई थी इस वजह से। तो आरवी कहती है, अरे कोई बात नहीं, हम दोनों दोस्त हैं ना, तो सॉरी थैंक यू मत बोलो। फिर नियति उसे कहती है, अच्छा ठीक है मैं नहीं बोलती हूँ। और फिर आरवी उसे और अच्छे से बास्केटबॉल खेलना सिखाती है। दोनों बहुत देर तक बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करते हैं, खेलते हैं। और जब जब आरवी नियति के करीब आती है, नियति जब आरवी के जिस्म की खुशबू को सूंघती तो वो मदहोश होने लगती। आरवी खेल खेल के पसीने से तरबतर हो चुकी थी और आरवी के पसीने की खुशबू भी नियति को मदहोश कर रही थी। और नियति कह रही थी कि यार इस इंसान के पसीने की खुशबू भी कितनी खूबसूरत और कितनी खुशबूदार है। आरवी नियति के पास आती है, नियति खुद को संभालती है और फिर नियति आरवी से पूछती है कि आरवी ये बास्केटबॉल जो तुम खेलती हो कहाँ तक खेली हो तुम, स्टेट लेवल तक? तो आरवी उसे कहती, हाँ मैं तो नेशनल लेवल तक खेली हूँ। तो नियति उसे कहती, अरे बाप रे, मुझे लगता है कि भगवान ने तुम्हें ये जो हाइट दी है ना ये प्लेयर बनने के लिए ही दी है। उसकी बात सुन के आरवी थोड़ा हंसती है और वो कहती, हाइट की बात नहीं है, अगर तुम भी मेरे साथ रोज़ प्रैक्टिस करोगी ना तो तुम्हें मैं अपने टीम में ले लूँगी और फिर तुम भी मेरे साथ नेशनल लेवल तक खेलोगी। तो नियति कहती, अच्छा ठीक है हम ना रोज़ प्रैक्टिस करेंगे। तो आरवी कहती है ओके। दोनों की दोस्ती एक दिन में ही बहुत खास और बहुत गहरी हो चुकी थी। नियति जब भी आरवी को देखती तो उसका मन करता कि वो आरवी को गले लगा ले और आरवी के जिस्म से जो पसीना निकल रहा है उसे अपने हाथों से साफ कर दे। दोनों क्लास में जाते हैं, दोनों एक दूसरे के बारे में पूछते हैं कि फैमिली में कौन कौन है। ये सब जानने के बाद दोनों एक दूसरे को और अच्छे से जानने लगे थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के पास्ट को भी नहीं जानते थे। दोनों को बस अभी एक दूसरे की
फैमिली के बारे में ही पता था और कुछ भी नहीं। दोनों की दोस्ती गहरी हो चुकी थी। दोनों जब भी क्लासरूम में आते दोनों एक दूसरे के साथ ही बैठते थे और बातें करते। एक दिन की बात है, आरवी नियति से पूछ लेती है कि नियति, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? देखो ना, क्लास में सभी फ़ोन पे चिपकी रहती है, सब अपने बॉयफ्रेंड से चिपकी रहती है। क्या तुम्हारा कोई नहीं है? तुम तो कभी भी मैंने तुम्हें फ़ोन पे बात करते नहीं देखा, किसी लड़के के साथ नहीं देखा। तो नियति कहती है, अरे आरवी, तुम्हें मेरे परिवार का नहीं पता यार। अगर उन्हें पता भी चला ना कि मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ, तो मेरा तो पता नहीं, लेकिन उस लड़के का बहुत बुरा हाल कर देंगे। इसलिए मैं अपनी वजह से क्यों किसी की ज़िंदगी ख़राब करूँ? और वैसे भी मुझे प्यार मोहब्बत में कोई भी दिलचस्पी है ही नहीं, इसीलिए मैं प्यार मोहब्बत से दूर ही रहती हूँ। और हाँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मुझे चाहिए भी नहीं। नियति कहती, मेरी छोड़ो ना, तुम अपनी बताओ ना, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो आरबी कुछ सोचती और वह कहती है, नहीं था कोई मेरा बॉयफ्रेंड। उसने ही मुझे बास्केटबॉल खेलना सिखाया था, उसके वजह से मैं स्टेट खेली, नेशनल खेली, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, दोनों के बीच में दूरियां आने लगी और हमने एक दूसरे को छोड़ दिया। तो नीति कहती, अच्छा, क्या तुम उससे बहुत प्यार करती थी? अभी भी उसे याद करती हो? तो आरबी कहती है कि हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करती थी और मुझे अब उसकी याद नहीं आती। इतना कहते ही आरबी की सांसें भर आती है। ऐसा लग रहा था कि अब आरबी रो देगी, लेकिन वो रोती नहीं है। फिर नियति उसे कहती, अच्छा, तुम उससे प्यार करती थी, इसलिए ये जो तुम्हारे हाथ पे इतने निशान है खरोच के, कट करने के, शायद उसी की वजह से किया? तो आरबी कहती, हाँ, उसी की वजह से किया। जब वो मेरी लाइफ से गया तो मैं खुद को संभाल नहीं पाई। लेकिन अब हंसी आती है वो सब बातें याद करके कि क्या यार, मैंने भी उस इंसान के लिए इतना दर्द सहा जिस इंसान को मेरी कोई कदर ही नहीं थी। खैर, अब वो मेरी लाइफ में नहीं है और वो कहाँ है, मुझे इस बात से कोई लेना देना भी नहीं है। आरबी की ये बात सुन के नियति को पता नहीं क्या हो जाता है, उसका तो मुंह उतर जाता है, क्योंकि जब उसने ये सुना कि आरबी का एक बॉयफ्रेंड था, तो नियति को सोचने लगती है कि इसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ तो सब कुछ किया होगा। इसीलिए जो नियति को आरबी पे क्रश आया था, अब वो क्रश ख़त्म हो जाता है। मतलब जब भी नियति आरबी को देखती थी तो आरबी को देख के कुछ महसूस होता था, लेकिन अब वो महसूस नहीं होता। नियति पहले आरबी को प्यार भरी नज़रों से देखती थी, लेकिन जब आरबी ने अपने पास्ट के बारे में बताया तो नियति आरबी को एक दोस्त की नज़र से देखने लगी। नियति का जो दिमाग था वो आरबी को एक दोस्त की तरह देख रहा था, लेकिन नियति का जो दिल था वो आरबी प्यार की तरह देख रहा था। नियति बहुत चाह रही थी कि वो आरबी को एक दोस्त की तरह ही देखे, लेकिन कहीं ना कहीं नियति को आरबी पसंद थी। वो खुद का मन मार रही थी। आरबी नियति को कहती है, चलो ना बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करते हैं। तो नियति उसे मना कर देती है और वो कहती है, अरे मुझे नहीं खेलना यार नेशनल लेवल तक, मुझे ऐसे ही रहने दो जैसे मैं पहली थी, तुम जाओ ना, तुम खेलो। तो आरवी उसकी बात मान लेती है और वो खुद चली जाती है बास्केटबॉल खेलने के लिए। और इधर नियति सोचने लगती है, कोई फ़ायदा नहीं आरवी को पसंद करने से, क्योंकि इसको तो लड़कों में इंटरेस्ट है, इसका तो बॉयफ्रेंड पे रह चुका है। अगर मैंने आरवी से दिल लगाया तो मेरा दिल टूटेगा ही। और वैसे भी अगर आरवी ने मेरे से प्यार कर भी लिया तो कौन सा मेरी फैमिली मानने वाली है हमारे रिश्ते को लेके। और ये बोल के नियति खुद को ये दिलासा दे देती है कि वो आरवी से प्यार नहीं करेगी। थोड़ी देर के बाद आरवी आ जाती है और वो नियति का चेहरा देखती है और उसके पास आके कहती है, नियति क्या हुआ, 2-3 दिनों से देख रही हो यार, तुम मेरे से अच्छे से बात नहीं करती, मैं कहीं चलने के लिए बोलूँ तो मेरे साथ भी नहीं जाती। तो नियति उसे कहती है, अरे ऐसी बात नहीं है यार। तो आरवी कहती है, अच्छा अगर ऐसी बात नहीं है तो कॉलेज के बाद मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? तो नियति कुछ सोचती है और उसे हाँ बोल देती है और वो कहती है, ठीक है, कॉलेज ख़त्म होती है मूवी देखने चलेंगे। थोड़ी देर के बाद कॉलेज ख़त्म हो जाती है और दोनों मूवी देखने जाते हैं। और कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं ये नियति को नहीं पता, उसे बस इतना पता है कि वो आरबी के साथ कोई मूवी देखने जा रही है। दोनों अंदर जाते हैं और बैठ जाते हैं। नियति तो पॉपकॉर्न खा रही थी, अभी फिल्म स्टार्ट नहीं हुई थी। नियति आरबी से पूछती है कि तुम मुझे कौन सी फिल्म दिखाने के लिए लाई हो? तो आरबी उसे कहती है, देख लो, बस खुद ही पता कर लो कौन सी मूवी है। फिल्म शुरू होती है और वो कोई और फिल्म नहीं, वो एक डरावनी, वो एक हॉरर फिल्म थी। उसको देख के नियति बहुत डर जाती, क्योंकि वो बहुत डरपोक इंसान थी। नियति के हाथ से तो पॉपकॉर्न छूट जाता है और वो कस के आरवी को पकड़ लेती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है और ऐसा लग रहा था कि कोई मासूका अपने प्रेमी की बाहों में जाके छुप गई है। वो लड़की जो कॉलेज के क्लासरूम में इतनी चुपचाप बैठी थी, वही लड़की अभी सिनेमा हॉल में इतनी उछल पुछल मचा रही है। नियति की ऐसी हरकतें देख के आरवी को हंसी आ जाती है, लेकिन वो अपनी हंसी को
संभालती है और वो नियति को दिलासा देती है कि अरे रिलैक्स, ये बस एक मूवी ही तो है। नियति कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन नियति की आंखों में डर दिखाई दे रहा था। और नियति की मासूमियत जब आरवी देखती है तो आरवी को नियति पे बहुत प्यार आता है। उसका मन करता है कि वो नियति को गले लगा ले और उससे प्यार से पुचकारे, लेकिन आरवी ऐसा नहीं करती है। कहीं ना कहीं आरवी भी नियति को पसंद करती थी और नियति तो आरवी को शुरू से ही पसंद करती आ रही थी। मतलब कि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन दोनों इस प्यार को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते थे। फिल्म देखने के बाद दोनों बाहर आते हैं तो आरवी नियति से माफ़ी मांगती है। तो नियति उसे कहती है अरे तुमने ही तो कहा था कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स, और तुम खुद ही कह रही हो। तो आरवी उसे कहती है अच्छा अच्छा ठीक है चलो घर चलते हैं। तो दोनों घर जाते हैं। नियति जाते हुए आरवी को देख रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो बात करे, लेकिन नियति चाहती थी कि बात को आरवी शुरू करे और आरवी भी मन में सोच रही थी कि बात को नियति शुरू करे। और ऐसे ही सोच के दोनों में से कोई एक दूसरे से बात नहीं करता, बस आगे चलते जाते हैं और दोनों घर पहुंच जाते हैं। और जब नियति घर जाती है और वो सोती है तो वो आंखें खोल के आज जो भी उसने दिन में किया वो सारी बातें याद करती है। और दिन की बातों को याद करके नियति को बहुत अच्छा लगता है और वो सुकून की नींद सोती है। अगली सुबह जल्दी से तैयार होके नियति कॉलेज की तरफ निकल जाती है और ये बात उसके माँ बाप भी नोटिस करने लगते हैं कि आजकल ये लड़की बहुत खुश रहती है और खुशी खुशी कॉलेज भी जाती है। मुझे तो लगता है इस लड़की के पर लग गए। तो नियति का भाई नियति की मम्मी को समझाता है कि माँ अब वो खुश नहीं रहेगी तो क्या हमेशा रोती रहेगी। तो उसकी माँ कहती है हाँ हाँ ठीक है, तुम दोनों मिल के ही नियति को बिगाड़ देना एक दिन। तो उसका भाई कहता है तब की तब देखेंगे माँ, अभी से क्यों फिक्र करना। दूसरी तरफ नियति कॉलेज पहुंच जाती है, लेकिन अभी तक क्लास में आरवी नहीं आई थी। दोपहर हो चुकी थी और आरवी आई नहीं। कॉलेज से बाहर जाने के बाद नियति आरवी को फ़ोन करती है। तो आरवी कह रही थी कि यार जब मैं शाम को बास्केटबॉल खेल रही थी तो मैं कंधे के बल गिर गई और मेरे कंधे में चोट लग गई, तो मैं अभी घर पे हूँ। उसकी बात सुन के नियति को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो तुरंत आरवी का घर का पता पूछती है और आरवी के घर पहुंच जाती है। और जब वो आरवी को बेड पे लेटा देखती है, उसके कंधे को देखती है और जब आरवी नियति की आंखों में देखती है तो नियति की आंखों में चिंता दुख दर्द साफ साफ दिखाई दे रहे थे। आरवी भी समझ जाती है कि ऐसी हालत में देख के नियति को अच्छा नहीं लग रहा। तो आरवी अपना हाथ उठाती है, उसके हाथ को नियति पकड़ लेती है और आरवी कहती बैठो ना मेरे पास में। तो नियति उसके पास में बैठ जाती है और नियति कहती है क्या यार आरवी, क्या तुम अपना ध्यान नहीं रख सकती। तो आरवी कहती है अरे इतना क्यों परेशान हो रही हो, ये सब तो लगता ही रहता है यार, अब थोड़ा सा ही लगा, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। नियति आरवी के थोड़ा और करीब जाती है और जहाँ पे आरवी को चोट लगी थी वहाँ पे छूती है और हल्के हाथों से उसे दबाने लगती है, जिससे आरवी को अच्छा लगता है। आरवी कहती अरे तुम क्या कोई डॉक्टर हो। तो नियति उसे कहती है नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ। इसकी बात सुन के आरवी हंसने लगती है और आरवी को हंसता देख नियति भी हंस देती है। फिर नियति कहती है अच्छा अभी तो मैं घर जा रही हूँ क्योंकि घर जाना ज़रूरी है, तुम अपना ख्याल रखना, जल्दी से ठीक हो जाना और हो सके तो मैं कल आ जाऊँगी। तो आरवी उसे कहती है ठीक है मुझे कल का इंतज़ार रहेगा। आरवी उसे बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। नियति जब घर जाती है तो उसका कहीं भी मन नहीं लगता, उसे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। वो रात को सो जाती है बिना खाना खाए और जब वो सुबह उठती है तो वो कॉलेज नहीं जाती है, वो सीधा आरवी के घर जाती है। वो आरवी के घर जाके जब वो आरवी के कमरे के पास जाती है तो वो देखती है कि आरवी के कमरे का दरवाज़ा खुला है। उसे ऐसा लग रहा था कि आरवी शायद लेटी होगी और वो आरवी को सरप्राइज़ दे देगी, लेकिन जब वो कमरे में जाती है वो देखती है कि आरवी अलमारी के सामने खड़ी है और कुछ चीज़ें देख रही है और पीछे से नियति जाके उसे सरप्राइज़ दे देती है। लेकिन वो सरप्राइज़ देती है तो आरवी वो जो चीज़ देख रही थी अलमारी में उसे तुरंत छुपाने लगती है। उसको ऐसा छुपाते देख नियति को अच्छा नहीं लगता और वो कहती है अरे ऐसी क्या चीज़ है जो तुम अपने दोस्त से छुपा रही हो, अगर कुछ पर्सनल चीज़ें हैं तो तुम्हें दरवाज़ा बंद करके देखना चाहिए था और मुझे पता नहीं था कि तुम कुछ चीज़ें देख रही हो, वरना मैं ऐसे कमरे में नहीं आती तुम्हारे। तो आरवी कहती अरे अरे इतनी भी निजी चीज़ें नहीं है, तुम भी ना बैठो ना। तो नियति बैठ जाती है और वो कहती है मैं तो बैठ गई, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारे तो चोट लगी थी ना, वो दर्द कैसा है। तो आरवी कहती अरे तुमने अपने हाथों से छू दिया ना, दर्द छू मंतर हो गया।
उसकी ये बात सुन के नीति को हँसी आ जाती है और वो हँसते हुए नीचे देखती है और वो देखती है कि उसके नीचे एक फ़ोटो है। वो फ़ोटो उठाती है और उस फ़ोटो में कोई और नहीं आरवी होती है और आरवी के साथ एक लड़की होती है और उस लड़की की बाहों में आरवी थी और वो लड़की आरवी को किस कर रही होती है। ये फ़ोटो देख के नीति थोड़ा डर जाती है कि यार ये कौन है जो कि बाहू में है और किस भी कर रही है, ये सब चल क्या रहा है। नियति इसलिए डर गई थी क्योंकि उसने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि आरवी की कोई लड़की भी होगी जिसके साथ उसने ऐसी तस्वीर खिंचवाई। तस्वीर को देख के नियति सब समझ जाती है कि आरवी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी और इसी गर्लफ्रेंड के जाने के बाद उसने अपने हाथ पैर काटे और हाथों में खरोच करा। तो नियति ज़्यादा समय ना गवाते हुए आरवी से पूछ लेती है कि आरवी, क्या ये वही लड़की है जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। नियति की ये बात सुन के आरबी भी बात को घुमाती नहीं है, वो सीधा सीधा बोल देती है कि हाँ, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बोला था और वैसे मेरा आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना, मेरी एक ही गर्लफ्रेंड थी और वो वही थी जिसकी फ़ोटो तुम्हारे हाथ में है। और ये बोल के आरवी नियति के करीब आ जाती है और वो नियति का हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है कि नियति प्लीज़ ये बात तुम किसी को भी मत बताना, ना कॉलेज में किसी दोस्त को, ना ही मेरे घर वालों को और ना ही तुम किसी अपने दोस्त को। तो नियति उसे कहती अरे मुझे क्या वैसा इंसान समझा है, मैं किसी की भी बातें किसी से शेयर नहीं करती और तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारी बातें मैं क्यों किसी को बताऊंगी, तुम बेफिक्र रहो। फिर नियति कहती अच्छा आरवी तुम इस लड़की से कैसे मिली थी। तो आरवी उसे कहती अरे छोड़ो ना यार, पुरानी बात है। तो नियति कहती अरे एक बार बता दो ना कैसी मिली थी। तो आरवी उसे बता देती है कि ये स्कूल में हम 10th में मिले थे एक दूसरे से और इसने ही मुझे बास्केटबॉल सिखाया था। हम दोनों 3 साल रिश्ते में रहे थे और फिर अचानक से गलतफहमियां होने लगी। मैंने उसे बहुत समझाया, उसने समझने की कोशिश नहीं की, शायद उसका मेरे से मन भर गया होगा, वो खुद ही दूर होना चाहती होगी और अच्छा ही वो मेरे से दूर हो गई। अब तो मुझे हंसी आती है कि उसने क्या झूठे वादे किए मेरे से, एक भी नहीं निभाई। आरवी की ये सारी बातें सुनने के बाद नियति कहती है अच्छा क्या आज भी तुम्हें वो याद आती है। तो आरवी कहती हाँ मुझे वो कभी कभी याद आती है, लेकिन मैं जब भी उसको याद करती हूँ मुझे गुस्सा आता है कि मैंने उसके लिए हाथ काटा और उसने मुझे बोला कि क्या मैंने बोला था तुम्हें हाथ काटने के लिए। हद है यार, एक तो प्यार में इतना कुछ करो, ऊपर से सामने वाले को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। नेति आरवी की बातें सुनने के बाद कहती है कि अच्छा आरवी मैं भी तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। तो आरवी उसे कहती है हाँ बोलो ना, पूछो मत, सीधा बोल दो। तो नियति उसे कहती है कि एक्चुअली मैं भी एक लेस्बियन ही हूँ। तो आरवी कहती अरे ये बात तो मुझे पहले दिन से पता है। तो नियति कहती अरे तुम्हें कैसे पता, मैंने तो बताया ही नहीं तुम्हें। तो आरवी कहती है ओ कम ऑन यार, जैसे तुम मुझे देखती थी और जब हम दोनों बास्केटबॉल खेल रहे थे तो बास्केटबॉल पे तो तुम्हारा ध्यान था नहीं, सारा ध्यान मेरे पे ही था और तुम मुझे देख देख के मन में क्या क्या सोच रही थी मुझे वो सब भी पता है। उसकी बात सुन के नियति को शर्म आ जाती है, वो शर्माने लगती है। आरवी नियति को गले लगा लेती है और वो कहती है कि शर्माओ मत, तुम मुझे अपनी कहानी भी तो बताओ, तुम्हारी क्या कहानी है। तो नियति उसे कहती है कि सच बताऊं तो मैंने किसी से प्यार ही नहीं किया, लेकिन हाँ मेरी लाइफ की एक कहानी है जो मैंने अपने सिवा किसी को नहीं सुनाई है, लेकिन आज तुम्हें बताने जा रही हूँ। तो आरवी कहती है बताओ ना। तो नियति उसे कहती है कि जब मैं 15 साल की थी तो मेरी लाइफ में कोई आई थी और वो कोई लड़की नहीं, वो एक आंटी थी, वो भी शादीशुदा, उसके 2 बच्चे भी थे। ये बात सुन के आरवी को हंसी आ जाती है और वो कहती है क्या शादीशुदा, ऊपर से 2 बच्चे भी थे, तुमने उस इंसान के साथ सब कुछ किया क्या। तो नियति उसे कहती है पहले प्लीज़ मेरी बात सुन लो फिर तुम हंसना। तो आरवी कहती है अच्छा ठीक है सुनाओ। नियति कहती है 15 साल की उम्र में मुझे नहीं पता था कि मैं क्या हूँ, लेकिन ये पता था कि मुझे लड़कियाँ पसंद है। और जब मैं एक दिन अपने घर में थी तो वो आंटी आई थी, उस आंटी ने बोला कि तुम्हारी मम्मी की सहेली हूँ मैं उस आंटी जी के पास बैठ गई। वो आंटी जब मुझे देखी तो पता नहीं क्यों उसे ये समझ आ चुका था कि मैं एक लेस्बियन हूँ। वो मेरे करीब आके मुझे छूने लगी थी और वो जब मुझे छू रही थी तो उसका छूना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने उस आंटी को एक बार भी मना नहीं किया और वो मुझे छूती गई, मेरी बहुत सारी जगह पे उसने हाथ रखा। उस दिन तो बस उसने मुझे छुआ ही, लेकिन जब वो अगले दिन आई तो उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया और गोद में उठाने के बाद वो मुझे चूमने लगी, वो भी मेरे होठों पे। और उस दिन के बाद ही मुझे उस आंटी से प्यार हो गया था
और तुम ऐसा कह सकती हो कि वो मेरी पहली मोहब्बत थी। मुझे उम्र और उसके बच्चे दिखे ही नहीं, और वैसे भी प्यार में तो बस प्यार देखा जाता है, ना उम्र। बस प्यार तो किसी से भी हो जाता है, तो मुझे भी उससे हो गया प्यार। उसकी बात सुन के आरवी बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगती है और वो कहती है, क्या यार, तुम्हारा बचपन का प्यार तो बहुत बड़ा निकला। आरवी को हँसता देख नीति को भी हँसी आ जाती है और वो कहती है, सच बताऊँ, मुझे भी अपनी पुरानी बातें याद करके बहुत हँसी आती है। आरवी कहती है, अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तो तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए कौन सही है कौन गलत है, तो तुम्हें अब किसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। तो उसकी बात सुन के नियति कहती, एक लड़की के साथ ज़िंदगी गुजारना मेरे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि मेरे परिवार वाले इस बात को कभी नहीं मानेंगे, वो तो मुझे घर से ही निकाल देंगे। तो घर वाले जिससे बोलेंगे मैं उसी से शादी कर लूँगी। नियति की यह बात सुन के आरवी का हंसता चेहरा उतर जाता है। वो जो हंस रही थी उसकी हंसी कहीं गुम हो जाती है। आरवी का तो मानो दिल ही टूट जाता है नियति की ये बात सुन के कि नियति चाहकर भी किसी लड़की के साथ नहीं आ सकती रिश्ते में। आरवी ये सोच के बहुत खुश हुई थी कि नियति भी एक लेस्बियन है, लेकिन ये बात सुन के उसे अच्छा नहीं लगा कि नियति चाहकर भी किसी के साथ रिश्ते में नहीं आ सकती। आरवी स्माइल करती है और वो नियति को गले लगा लेती है और वो कहती है, ठीक है, जो तुम्हारा मन करे और जो तुम्हारा परिवार कहे तुम वही करना, मैं तुम्हारे साथ एक दोस्त की तरह हमेशा रहूंगी। नियति उसकी बात सुन के स्माइल करती है और वो कहती है, ठीक है, और नियति अपने घर को चली जाती है। इधर आरवी को रोना आ रहा था। अगले दिन जब दोनों कॉलेज पहुंचते हैं तो नियति देखती है कि आरवी उससे अच्छे से बात नहीं कर रही। अब आरवी नियति को एक दोस्त की नज़रों से देखने लगी थी, शायद इसीलिए वो नियति से अच्छे से बात नहीं कर रही थी। नियति को आरवी से बात करना था तो नियति आरवी के पास जाके कहती है कि चलो ना आरवी, बास्केटबॉल खेलते हैं। उसकी बात सुन के आरवी नियति को अनदेखा करती है और वह कहती है, हाँ ठीक है, बाद में खेलेंगे। आरवी का ये बर्ताव नियति को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नियति जानती थी कि आरवी भी उसे अब प्यार करने लग गई है, लेकिन आरवी उसे अपने दिल की बात नहीं बोल पा रही है और उसका कारण यही है कि उसके परिवार वाले नहीं मानेंगे। नियति जब क्लासरूम में बैठी होती है तो वो खुद से ही सवाल करती है कि क्या जैसे आरवी प्यार करती है वैसी मुझे कोई और मिलेगी, और क्या मैं अपने परिवार वालों की वजह से एक सच्चा प्यार खो दूंगी। और नियति खुद से ये भी कहती है कि चलो मैं अपने मम्मी और अपने भाइयों और भाभी को तो समझा दूंगी, लेकिन पापा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, और सब तो पापा की मानते हैं। मेरे पापा इस रिश्ते को अपना लेते तो सब लोग खुशी खुशी इस बात को अपना लेते। क्लासरूम में आरवी भी आ जाती है और जब नीति आरवी की आंखों में देखती है तो आरवी की आंखों में तड़प दिखाई दे रही थी और आरवी की आंखों में नीति के लिए ढेर सारा प्यार भी दिखाई दे रहा था। आरवी का मन कर रहा था कि वो भी नीति को गले लगा ले और नीति का भी मन कर रहा था कि वो आरवी को अपनी बाहों में संभाले, लेकिन दोनों चाहकर भी ऐसा नहीं करते क्योंकि दोनों को पता है कि इस रिश्ते का कोई भी भविष्य नहीं होगा। कॉलेज की छुट्टी हो जाती है और आरवी और नियति अपने अपने घर को चले जाते हैं। अगले दिन आरवी कॉलेज तो जाती है लेकिन वो देखती है कि नियति नहीं आई और ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं और नियति कॉलेज नहीं आ रही थी। तो आरवी नियति का जायजा लेने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, तो आरवी नियति के घर चली जाती है। और आरवी जब उसके घर जाती है वो देखती है कि उसके घर में तो बहुत सारे लोग रहते हैं। वहाँ पे एक औरत भी खड़ी थी। आरवी समझ जाती है कि ये नियति की मम्मी है। उसकी मम्मी से वो आरवी के बारे में पूछती है तो उसकी मम्मी कहती है, पता नहीं बेटा, आरवी को क्या हो गया है, बस अपने कमरे में बेजान से पड़ी रहती है, किसी से भी बात नहीं करती, क्या तुम उसकी दोस्त हो? तो आरवी कहती है, हाँ आंटी जी, मैं उसकी दोस्त हूँ और मैं उससे बात करने के लिए ही आई हूँ। तो आरवी की मम्मी आरवी का कमरा बता देती है और आरवी कमरे में चली जाती है। जब वो कमरे में जाती है वो देखती है कि आरवी बेड के नीचे बैठी हुई है मुँह लटका के। आरवी नियति के करीब जाके कहती है कि नियति, ये क्या हाल बना रखा है तुमने, लगता है कि तुम बहुत दिनों से नहाई भी नहीं हो। आरवी की आवाज़ सुन के नियति अपना मुंह ऊपर करती है और वो आरवी से कुछ नहीं कहती, सीधा उसे गले लगा लेती है, उसे अपनी बाहों में भर लेती है। और नियति कुछ नहीं कहती, वो सीधा आरवी को अपने दिल की बात बता देती है और उसे इजहार कर देती है प्यार का। नियति उसे बता देती है कि वो आरवी से कितना प्यार करती है, वो आरवी को खोना नहीं चाहती। उसकी बात सुन के आरवी
आरवी कहती है तुम्हें भी पता है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हें ये भी बात अच्छे से पता है कि तुम्हारे घर वाले हमें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो नियति कहती है मत करने दो किसी को भी एक्सेप्ट, तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हम दोनों घर से भाग जाते हैं। नियति ये बोलती है कि तभी उसके दरवाज़ा खुलता है और दरवाजे के सामने उसके पापा होते हैं और आरवी के पापा की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था और ये गुस्सा इस बात का था कि उन्होंने नियति और आरवी की सारी बातें सुन ली। उसके पापा दोनों को नीचे लेके जाते हैं, सबके सामने खड़ा कर देते हैं और उसके पापा सब पे चिल्लाने लगते हैं और वो कहते हैं कि देख लो और पढ़ा लो इसे कॉलेज। तो मैं पता है ये दोनों एक दूसरे से क्या कह रही थी, तो नियति की मम्मी कहती है क्या कह रही थी दोनों एक दूसरे को, तो उसके पापा कहते हैं ये कह रही थी कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करती हैं, वो भी बेइंतहा मोहब्बत करती हैं दोनों एक दूसरे से। वहाँ पे घर के सभी लोग थे, सभी को यकीन नहीं होता कि ये नियति को हो क्या गया है। नियति भी निडर होकर सबका सामना करती है, जो भी लोग नियति को बुरा भला बोलते हैं नियति सबका जवाब देती है और वो कहती है हमने प्यार किया है, कोई गुनाह नहीं किया और ये ज़माना पुराना नहीं, ये नया ज़माना है और अगर आपको हमारे रिश्ते से कोई दिक्कत है तो हमें बता दो, हम कहीं दूर चले जाते हैं जहाँ पे आप लोग हमें ना देख पाओ और हम लोग आपको ना देख पाएँ। तभी नियति की एक भाभी नियति के पापा के सामने आ जाती है और नियति को सपोर्ट करते हुए कहती है कि पापा जी, नियति जो भी कह रही है गलत नहीं कह रही है, वो सही कह रही है। एक लड़की दूसरे लड़की से प्यार कर सकती है, ये तो एक फीलिंग है, कोई बीमारी नहीं। आप लोग इतना गुस्सा मत होइए, नियति अकेली नहीं है इस दुनिया में, नियति के जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो कि एक लड़की होकर दूसरी लड़की से प्यार करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग नियति को इतने घिन नज़रों से मत देखिए, नियति भी एक इंसान है, तो हो सके तो आप इसको और इसके प्यार को एक्सेप्ट कर लीजिए, इसी में ही सबकी भलाई है। अगर आपने इसको इसके प्यार से अलग करके किसी और से शादी करवा दी तो ना शादी करके ना तो कभी नियति खुश होगी और ना ही वो लड़का। नियति की भाभी सभी को बहुत प्यार से समझाती है और सभी लोग कुछ घंटे के बाद सोच विचार करने के बाद नियति की मम्मी नियति के सामने आती है और नियति को ऐसा लग रहा था कि उसकी मम्मी उसे थप्पड़ मारेगी, लेकिन उल्टा होता है। नियति की मम्मी नियति को गले लगा लेती है और साथ में आरवी को भी गले लगा लेती है। इसका मतलब ये है कि नियति को और उसके प्यार आरवी को सब ने एक्सेप्ट कर लिया। आरवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये आंसू खुशी के होते हैं और इन दोनों की प्यारी सी कहानी यहीं तक थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, नहीं पसंद आई तो भी लाइक करना और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं इस चैनल पे ऐसी ही रोमांटिक लेस्बियन स्टोरी अपलोड करते रहती हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट स्टोरी में।